हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 30 मार्च 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ आर्टिकल्स। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज का मैप देखेंगे और आज का मैप है सीरिया कंट्री का। सीरिया वेस्ट एशिया में स्थित एक कंट्री है जो अपना बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से बनाती है। तो सीरिया का जो कुछ बॉर्डर है वो मेडिटेरेनियन सी को टच करता है और इसके साथ ही सीरिया की जो बॉर्डरिंग कंट्री हैं वो हैं टर्की। हम चलेंगे क्लॉकवाइज, मेडिटेरेनियन सी से ऊपर हम देखेंगे तो पहली कंट्री पड़ती है टर्की, उसके बाद ईरान, ईरान के बाद सीरिया को टच करने वाली कंट्री है जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इज़राइल और इज़राइल के बाद लेबनान। तो ये 5 कंट्री हैं जो सीरिया के लैंड बॉर्डर को टच करती है: टर्की, इराक, जॉर्डन, इज़राइल और लेबनान। और मेडिटेरेनियन सी से भी एक ओशन बाउंड्री सी बाउंड्री बनाई जाती है सीरिया कंट्री के द्वारा। अब सीरिया काफ़ी न्यूज़ में रहता है बिकॉज़ यहाँ पर जो वेस्ट एशिया का रीजन है काफ़ी डिस्टर्ब रीजन है। इसराइल और हमास के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है और इसके अलावा सीरिया में भी काफ़ी टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो सीरिया जो कंट्री है वो किसी भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में कोई भी जो लाइन है वो सीरिया को कट नहीं करती है और ये वेस्ट एशिया में स्थित एक कंट्री है जो अपना बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से बनाती है। हालांकि सीरिया को अगर हम देखेंगे तो ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी से कोई बॉर्डर नहीं बनाती है। तो इससे लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी अच्छे खासे एग्जाम में बनते हैं। आज की पहली न्यूज़ है यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा इंडिया की विजिट की जा रही है और इससे रिलेटेड ही आज का फर्स्ट आर्टिकल है। यूक्रेन चाहता है एक पीस फॉर्मूला डेराइव किया जाए जिसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन रहे। आने वाली जो स्विट्जरलैंड में एक पीस समिट ऑर्गेनाइज की जानी है जिसमें रसिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए और उसमें वहाँ यूक्रेन में पीस लाने के लिए बात की जाएगी। तो ये जो न्यूज़ है इंडिया और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा जो मीटिंग हुई उसमें रसिया और यूक्रेन के युद्ध को कैसे रोका जाए और इंडिया का क्या पार्टिसिपेशन हो फुल फ्लैज वॉर जो रसिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट लॉन्च किया है उसको रोकने में, इसके बारे में यहाँ पर दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा बातचीत हुई। अब इंडिया और यूक्रेन के जो टाइज हैं वो रसिया और यूक्रेन की वॉर से पहले थोड़े स्टेबल थे और उन जो टाइज को रिस्टोर करने की बात यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा की जा रही है। यूक्रेन और इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशन है उनमें ग्लोबल सिक्योरिटी और पीस टॉक भी आए, ये यूक्रेन की कोशिश रहने वाली है। और स्विट्जरलैंड की पीस टॉक के रिलेटेड ये जो एक पीसफुल सेटलमेंट किया जाना है। ग्लोबल पीस समिट का नाम होगा जो स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज की जाएगी और हालांकि इसका अभी टाइम और लोकेशन डिसाइडेड नहीं है। इससे पहले भी 2022 में एक 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला यूक्रेन के प्रेसिडेंट के द्वारा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के द्वारा दिया गया था G20 समिट जो बाली में हुई थी। 2022 में G20 समिट बाली इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज की गई थी। वहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने 10 पॉइंट पीस फॉर्मूला दिया था जिसके तहत यूक्रेन और रसिया के बीच वॉर हो रही है उसको रोकने की बात की गई थी। और इस पीस फॉर्मूला में कंप्लीट विड्रॉल ऑफ रशियन फोर्सेस बोला गया था 1991 बॉर्डर के अलोंग, जो कि रसिया ने क्लियर कट जिसको मना कर दिया था। इसी कारण से जो युद्ध है यूक्रेन और रसिया के बीच वो लगातार चला आ रहा है और इसको रोकने के लिए ही पूरी कोशिश यूक्रेन के द्वारा अलग अलग कंट्रीज को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए जो ग्लोबल पीस समिट है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। आज की दूसरी न्यूज़ है यूएपीए के रिगार्डिंग। चेन्नई हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है रिगार्डिंग यूएपीए जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि जो भी बैंक अकाउंट है उनको फ्रीज नहीं किया जा सकता अंडर यूएपीए एक्ट बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के। तो यहाँ पर हम पहले यूएपीए को देख लेते हैं। यूएपीए क्या है? यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है जो कि 1967 में पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। 1967 का ये एक्ट है और ये एम करता है, ये किस लिए लाया गया था? ये लाया गया था ताकि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ किसी एसोसिएशन के द्वारा किसी ग्रुप के द्वारा की जाती है उनको रोका जा सके। 1967 का ये एक्ट है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी
एक्टिविटीज़ इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को हर्ट करती हैं, उसको रोका जाए और उसको उसके अगेंस्ट इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट की जाए। इससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट भी पास किए गए हैं, जैसे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके तहत यूनियन गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता है बिना जुडिशियल प्रोसेस को प्रॉपर्ली फॉलो हुए। मतलब ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया जा सकता है इन यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा फॉर डेजिग्नेटिंग एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को एज ए टेररिस्ट घोषित करने के लिए। इससे पहले यूएपीए के तहत किसी ऑर्गेनाइजेशन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था, लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद किसी इंडिविजुअल को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यूएपीए को एंटी टेरर लॉ भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड एक सेक्शन की बात की गई है इस आर्टिकल में, सेक्शन 7 और यूएपीए ये एम्पावर करता है सेंटर को, जिससे सेंटर किसी भी अनलॉफुल एसोसिएशन के फंड को रोक सकता है, और ये प्रिस्क्राइब करता है ये जो फंड को रोकने का काम है ये गवर्नमेंट के द्वारा तभी किया जाएगा जब एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो की जाएगी और प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी, और जिससे कि एक सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन का कंक्लूजन निकाला जा सके। और अगर इंक्वायरी के बाद ये लगता है कि ये फंड का यूज़ हुआ है किसी टेररिस्ट गतिविधि में, तभी फंड फ्रीज किए जा सकते हैं। तो ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है यूएपीए का, जिसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल में यहाँ पर बात की गई है। Judge pointed out that Section 7 of UAPA empower the central government to prohibit the use of fund of an unlawful association। और सेक्शन 7 और सब सेक्शन 1 ये प्रिस्क्राइब करता है कि प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए इससे पहले कि कोई फंड को रोकने का ऑर्डर निकाला जाए, और ये प्रॉपरली सेटिस्फैक्शन के साथ होना चाहिए। उसके बाद ही अगर लगता है कि फंड को फ्रीज किए जाने की जरूरत है तभी किया जाना चाहिए, डायरेक्टली फंड को फ्रीज नहीं किया जाता। तो सेक्शन 7 न्यूज में है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है नोटिफाई नॉर्म्स टू मेक मूवीज एक्सेसिबल टू डिसेबल पर्सन। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये एक जजमेंट अपना पास किया है, जिसमें कोर्ट ने आईएनबी मिनिस्ट्री या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को ये ऑर्डर किया है, डायरेक्ट किया है कि मिनिस्ट्री अपने गाइडलाइंस को नोटिफाई करे 15 जुलाई तक। 15 जुलाई का टाइमलाइन दिया है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये इस बारे में है कि विजुअली और हेयरिंग डिसेबल लोगों के द्वारा जो मूवीज़ देखी जाती हैं वहाँ पर थिएटर में, उनके एक्सेसिबिलिटी ईज़ी हो, इसके लिए नोटिफाई किए जाएँ रूल्स। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ये गाइडलाइंस ड्राफ्ट करनी है फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड सिनेमा हॉल्स में जो पर्सन्स हैं विथ हेयरिंग एंड विजुअल डिसेबिलिटी, उनकी एक्सेसिबिलिटी को ज़्यादा स्मूथ बनाया जाए इन सिनेमा हॉल्स। और ये जो गाइडलाइंस है ये एक एक्ट के तहत लाई जाने की बात की जा रही है, और ये एक्ट है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। मिनिस्ट्री ने काफ़ी सारे डायरेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी ने काफ़ी सारे डायरेक्शन इशू किए हैं, और ये जो डायरेक्शन है ये फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के लिए और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी के लिए इशू किए गए हैं। तो जो भी फिल्म अप्रूव की जाती है, स्क्रीन की जाती है, फाइनल अप्रूव की जाती है, वो सीबीएफसी के द्वारा अप्रूव की जाती है। और अक्टूबर 2019 का ये गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी का, कि जो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन है और क्लोज्ड कैप्शन है वो सबटाइटल्स हैं वो इन मूवीज़ में होने चाहिए, जिससे कि जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको एक्सेस करने में पिक्चर हॉल और जो भी मूवी दिखाई जा रही है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन नेवी के शिप सुमेधा और आईएनएस सुमेधा, आईएनएस त्रिशूल ने एक और हाईजैक्ड ईरानियन वेसल को इंटरसेप्ट किया है, जिसका नाम है अल खंबार, और जिसको पायरेट्स के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। तो उसको पायरेट्स को पकड़ा गया है, और ये जो ईरान का दूसरा वेसल है इसको भी इंडियन नेवी ने फ्री करवाया। इंडियन नेवी सीज हाईजैक ईरानियन वेसल, और उसमें जो क्रूज थे उनको फ्री करवाया, रेस्क्यू किया। अब यहाँ पर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो एनजीओ का किया जाता है, जिसके थ्रू एनजीओज यानी
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉरेन फंडिंग लेते हैं, तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन की जो टाइमलाइन है ये एक्सटेंड की गई है। एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं एनजीओ का, उसकी जो टाइमलाइन है 30 जून तक एक्सटेंड की गई है। अब यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन है और ये जो एक्ट है एफसीआरए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इस एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का ये एक्ट है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा 2010 में पास किया गया था। ये कंसोलिडेटेड एक्ट है जो ये रेगुलेट करता है कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी विदेश की तरफ से या फॉरेन कंट्रीज की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन इंडिया के एनजीओज को किया जाएगा, वो किस तरह से हो, इंटायर प्रोसेस जो भी इस कंट्रीब्यूशन की होती है उनको रेगुलेट करने का काम करता है ये एक्ट। इसके तहत फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी जो बाहर की कंपनियों के द्वारा किया जाएगा या बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा या इंडिया से बाहर रहने वाले किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा किया जाएगा, तो ऐसे फंड को रिसीव करने की जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिसाइड किए हैं इस एक्ट में। और उन फंडिंग से इंडिया के अगेंस्ट कोई काम ना हो, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई एक्टिविटीज़ ना हो, इस प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 करता है। इट इज़ डेजिग्नेटेड, इसको इस तरह से बनाया गया है कि जो भी पुराने एक्ट थे 1976 के, उसकी कमियों को पूरा किया जा सके। अब इसमें 2 बार अमेंडमेंट किए गए हैं, 2020 में और 2022 में। 2020 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया था, जिसने काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। और उनमें कुछ चेंजेस हैं कि जैसे कि इसको मैंडेटरी बना दिया गया था फॉर ऑफिस बियरर ऑफ एनी एनजीओ टू प्रोवाइड देयर आधार नंबर। तो जो भी एनजीओज में काम करने वाले लोग हैं उनको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा, ये एक प्रोविज़न ऐड किया गया था। इसके साथ ही एक तरह से समरी इंक्वायरी के टाइटल के साथ जो भी ये फॉरेन फंडिंग लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको इंक्वायरी के कैटेगरी में भी डाला गया था। तो और ये बताया ये सारी जो नए नॉर्म्स लाए गए थे, ये लाए गए थे जिससे कि पूरी जो फॉरेन फंडिंग की प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। और उसके बाद 2022 में एक अमेंडमेंट आया था जिसमें सेंटर ने प्रोविज़न बी जो रूल 3 के अंतर्गत आता है उसको ओमिट किया था। ये जो प्रोविज़न है ये डील करता है फॉर डिक्लेयरिंग फॉरेन फंड्स इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ डोनर, अमाउंट रिसीव्ड और डेट ऑफ रिसीप्ट एवरी क्वार्टर इन वेबसाइट। इस अमेंडमेंट से पहले जो भी एनजीओज थे उनको रूल 3 के सबसेक्शन बी के तहत अपनी जो डिटेल है फॉरेन फंडिंग की, जिसमें डिटेल ऑफ डोनर होती है, अमाउंट रिसीव्ड होता है, डेट ऑफ रिसीप्ट होती है, ये क्वार्टरली देना पड़ता था। लेकिन इस रूल के ओमिशन के बाद अब ये जो डिटेल है अपनी साइट पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एनजीओज हैं, वो ईयरली दे सकते हैं। तो ये कुछ अमेंडमेंट लाए गए थे पूरी प्रोसेस को लेकर। नेक्स्ट न्यूज़ है जीईएम या जैम से रिलेटेड। जैम एक गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट किया जाता है गुड्स का या सर्विसेज का, अपने जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनको चलाने के लिए, तो उस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन लाया गया है, तो उस जिसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहा जाता है। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि ये जो जैम पोर्टल है जिसके थ्रू गुड्स और सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट किया जाता है, इसके थ्रू अब वर्कर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी दिए जाएंगे। तो जैम का ये प्लान है टू सीक सेंटर्स अप्रूवल। तो इसके लिए अभी सरकार की तरफ से अप्रूवल आना बाकी है, और अप्रूवल आने के बाद जैम के थ्रू वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए होते हैं और जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं वो भी दिए जाने शुरू किए जाएंगे। ये जो जैम है ये गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है पिछले कुछ सालों में, और इसके थ्रू क्रिटिकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी किया जा रहा है, जैसे एयरक्राफ्ट कैटरिंग से रिलेटेड हो गया, ऐसी सर्विसेज भी प्रोक्योर की जा रही हैं। और जो इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल है उनसे रिलेटेड जो प्रोक्योरमेंट है वो भी जैम से किए जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी जैम का जो स्कोप ऑफ मटेरियल और सर्विसेज हैं वो धीरे-धीरे करके बढ़ाया गया है। और गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि 2023-24 में, इस फाइनेंशियल ईयर में, टोटल प्रोक्योरमेंट अमाउंट जो जैम का है वो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है, जो कि 2022-23 में करीब 2 लाख करोड़ था। तो पिछले साल से डबल प्रोक्योरमेंट इस सिस्टम के थ्रू, इस पोर्टल के थ्रू किया गया। अब यहाँ पर जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट को जैम से दिया जाएगा
उसका जो बेसिस है वो ये है कि जो नॉर्मल वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर दिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं, तो जेम के थ्रू उसको ऑनलाइन किया जाएगा और पेमेंट भी ऑनलाइन की जाएगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी और क्विक पेमेंट की जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है, इलॉन मस्क की कंपनी के द्वारा एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है ग्रोक 1.5 एआई चैटबॉट। ग्रोक 1.5 एआई चैटबॉट ये इलॉन मस्क ओन्ड स्टार्टअप एक्स एआई के द्वारा लाया जा रहा है। तो ग्रोक 1.5 चैटबॉट क्या है? ये एक एआई चैटबॉट है जो एक्स एआई के द्वारा लॉन्च किया जाना है और ये कंपटीटर माना जा रहा है ओपन एआई के चैट जीपीटी का। बाकी वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसमें बस जो लगातार युद्ध, दो बड़े युद्ध इंडिया से बाहर चल रहे हैं, जैसे कि इसराइल ने एयर अटैक किया सीरिया पे और रसिया के द्वारा जो यूक्रेन पे अटैक किए जा रहे हैं। रसिया ने यूक्रेन के कीव सिटी में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ड्रोन से अटैक किया, तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है। और यहाँ पर सीरिया का मैप हमने अपने मैप सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।